हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं हमारी जो MS1 के अंदर जो यूनिट 6 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 6 जो हमारी यूनिट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये जो हमारी जो यूनिट है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। ये जो स्पेशली है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाने वाली जो डिजीज हैं, जो डिसऑर्डर है, उनके बारे में बात की जाएगी और उनके लिए जो मैनेजमेंट होती है या फिर नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेकर के होती है, उन सभी चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारा सारा का सारा हमारा लंग्स ट्रैक या नोज और यहाँ जो लंग्स का जितना भी एरिया होता है उसमें होने वाली डिजीज के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबसे पहले हम उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी जो नेजल कैविटी है, माउथ है, यानी कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो हमारी एयर अंदर से जाती है, तो सबसे पहले यहीं से जाती है। एपिग्लोटिस है, ठीक है। एपिग्लोटिस के बाद हमारा थायराइड कार्टिलेज हमारा यहाँ पर पाया जाता है, हमारी ट्रैकिया देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, प्लूरा का जो हमारी साइड की जो जगह होती है वो हमारी प्लूरा बोली जाती है। इसमें ब्रोंकाइज है हमारी स्मॉल एयरवे हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अलवेल्स यानी कि एयर सक्सेस जो हमारे होते हैं जहाँ पर हमारी एयर एक्सचेंज होती है वो वाला जो पार्ट है। या फिर ये हमारा राइट लंग्स है, ब्रेकियस ट्यूब है हमारी, और इसमें फेरेंक्स और हमारा थोरैक्स है, ठीक है। तो ये जो है ये मेनली हमारे पार्ट रहते हैं और ये होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाने वाले ऑर्गन्स और ये हेल्प करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शनल जो चीजें होती है उन सभी के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी जो यूनिट है इसके अंदर बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर हैं और बहुत ही लेंथी है। तो हम इसे पार्ट में डिवाइड कर करके हम इसमें करेंगे। हम पार्ट 1 में जो है जैसे एक ही जो इसमें जैसे डिजीज दी गई है, जैसे कि अस्थमा है हम जो अब करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी है, जैसे कि वीडियो लंबी ना हो तो इसमें हमें 2 पार्ट करके अस्थमा के डिजीज को 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं इसको कराऊंगी। 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो वही नाम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से एक डिजीज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हम डिजीज कौन कौन सी पाई जाती है उसके बारे में। तो वही इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी दी गई है कि हम इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं अस्थमा है, ठीक है, निमोनिया है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स अब्सक्स है, और इसमें प्लोरेसी है, और हमारा प्लूरल से इफ्यूजन दे रखा है इन्होंने, एम्फिसिमा है, और हमारा जो हमारा एम्फिसिमा और एम्फिजिमिया, तो ये हमारी अलग अलग होती है दोनों के दोनों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगी आपको। तो इसमें हमारा ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है, और इसमें हमारे एथलेटिक्स या फिर हमारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो हमारा होता है, पल्मोनरी हमारा हाइपरटेंशन होता है, फेलियल चेस्ट या चेस्ट इंजरीज हमारी हो जाती है, और हमारे नीमोथ्रॉक्स होता है, हेमोथ्रॉक्स होता है, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज और फिर सिंड्रोम हमारे होते हैं, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये जो बीमारियां जितनी भी हमारी इसके अंदर डिजीज और डिसऑर्डर हैं, ये सारी के सारी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाने वाली चीजें हैं, और एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही आराम से, और हिंदी में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन और जो लास्ट वाली हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ये वाली जो है ये हमारी लगभग हमारे जितने भी यूनिट आएंगे, यूनिट के अंदर जितने भी डिजीज और डिसऑर्डर हमारे आएंगे, उन सभी में लास्ट में आपने नर्सिंग इंटरवेंशन तो लेके चलना ही चलना है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाने वाले जितने डिसऑर्डर है उनमें हमारा जो लास्ट में जो मैनेजमेंट करती है, केयर करती है, वो हमारी नर्स का ही काम होता है। इसलिए इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सभी डिजीज और डिसऑर्डर जो है ये हमारे पाए जाएंगे 6 यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा अस्थमा। तो अब हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में, और जितना भी पार्ट 1 में आप आएगा उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे, बाकी हमारा पार्ट 2 में मिलेगा। तो अब हम देखेंगे इसमें अस्थमा के बारे में। तो जो हमारी अस्थमा जो है उसके सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन, क्योंकि ये हमारी पहली पहली डिजीज है जो हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट के अंदर हम करेंगे। तो हमारी सबसे पहली डिजीज ये है अस्थमा। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो डिसऑर्डर होता है इसके रीजन या कोज क्या रहते हैं इसके पीछे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया, अस्थमा इज ए chronic inflammatory disease of airway caused by the allergic response of bronchi resulting and the reversible narrowing of the airway due to the bronchi contractions यानी कि spasm combinations and the thinning of wall of bronchioles and the accumulations of the mucus। तो इसमें हमारा कौन सा आ जाता है, डायजिपिनिया आ जाता है और विजिंग आ जाता है। तो इनका कहना ये है कि जो अस्थमा जो है वो बहुत ही पुरानी इन्फ्लेमेटरी है। तो एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में हमारी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो अस्थमा एक बहुत ही पुरानी सूजन है, पुरानी बीमारी है हमारी एयरवे ट्रैक की, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बहुत ही पुरानी ये बीमारी होती है बीमारी। और इसके जो रीजन रहते हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, ताकि जो हमारी ब्रोंकाइज होती हैं वो उसकी वजह से क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वो जो एयरवे जो हमारा उस वजह से जो कंट्रैक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कंट्रैक्शंस। ब्रोंकाई कंट्रैक्शंस यानी कि स्पाज्म हो जाना,
ठीक है, यानी कि जो ब्रोंकाई होती है वो हमारी सिकुड़ जाना, तो स्पाज्म बोला जाएगा ये। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें कंजस्टेड हो जाती है और हमारी जो वाल जो होती है वो थिकनेस हो जाती है, उनके अंदर मोटाई बढ़ जाती है वाल की। और जो ब्रेकियल जो हमारी होती है उनके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का, यानी कि जो हमारा जो म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाता है। तो इसमें जो हमारा रिकरेंट जो अटैक होते हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे कि डायजेपिनिया हो सकता है, यानी कि हमारा जो वो स्पूल हो जाता है, या फिर हमारा विजिंग वगैरह हो जाता है। तो इस तरीके के अटैक आने जो है वो, जैसे घबराहट हो जाना और सांस लेने में जो दिक्कत होती है, तो इस तरीके की दिक्कत जो है वो अस्थमा में बढ़ जाती है। तो इसमें मेन रीजन क्या रहते हैं, हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, हमारा स्वेलिंग आ जाती है, तो ब्रोंकाई के अंदर कंट्रैक्शन यानी कि स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जो वाल जो हमारी दीवार होती है अंदर की ब्रोंकाइज के अंदर की, उसमें मोटाई भी बढ़ जाती है और म्यूकस भी बहुत ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है जो हमारा स्टेटस एस्थमेटिक जो होता है, उसमें क्या होता है, अक्यूट अटैक जो होता है वो लास्टेड फॉर द सेवरल डेज, वो लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मिडल जो इमरजेंसी है, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, कैन बी फेटल। तो इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी होती है वो लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ले सकते हैं। तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस हो जाता है आगे जाके। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, थोड़ा सा हम इसमें डायग्राम में समझेंगे इसमें कि भाई ये जो चीजें हैं, जैसे हम देखेंगे इसमें कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में है क्या। हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा एयरवे है, एयरवे में एक क्या दिखाया गया, हमारी एक दिखाई गई हमारी लैरेंक्स, और ये हमारी ट्रैकिया दिखाई गई है इधर लाइन से नीचे। तो ये हमारी ट्रैकिया है, और जो हमारी ट्रैकिया की जो ब्रेकियल्स जो चीजें होती हैं वो अंदर जा करके जो हमारी ट्यूब होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो हमारा नॉर्मल एयरवे है वो एक नॉर्मल दिखाया गया, नॉर्मल हमारी कैसी होती है इसमें दिखाया गया है, ये हमारी मसल्स होती हैं, ये एयरवे होता है, और ये मतलब कि एयरवे की वाल होती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ है ये अंदर से, और जो हमारी एयर है वो भी बहुत आसानी से आ जा सकती है इसके अंदर। तो ये हमारा नॉर्मल जो है एयरवे होता है। और आप अगर इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि भी नैरोइड दे रखी है एयरवे, लिमिटेड एयर फ्लो। तो इसमें देखोगे कि ये कितनी नैरो हो गई है, ये कितनी सिकुड़ चुकी है। ठीक है, और इसमें जो हमारी टाइटन हो जाती है जो हमारी मसल्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनका एयरवे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, और इन्फ्लेटेड हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है इनके अंदर, और जो एयर वाल होती है वो सारी की सारी रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में जरा सी भी जगह नहीं बची है कि एयर पास हो सके। और इससे भी बची हुई जो भी थोड़ी सी भी जगह अगर बची हुई होती तो उसमें हमारा म्यूकस दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी कंडीशन है ये ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम रहती है ये हमारी रहती है अंदर जो ब्रोंकाई की जो हमारी ट्यूब होती है उनकी। तो ब्रोंकाई की जो ट्यूब होती है, जो हमारी बिल्कुल साफ एयरवे होता है, वो कहाँ से होता है, और जो कंट्रैक्टेड एरिया होता है वो हमारा ट्यूब का दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर इन्होंने बताया है थोड़ा सा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो दिखाया गया है, ये जो इन्होंने दिखाया है, ये देख सकते हैं एयरवे क्लोज सेक्शन। तो इसमें क्या होता है देख सकते हैं आप, मसल्स है, तो मसल्स दिखाई गई है और एयर वाल दिखाई गई है, उसके बीच में आप देख सकते हैं कि कितनी जगह बाकी है। तो ये जो खुली हुई जगह आप देख रहे हैं ये हमारा एयरवे, यानी कि एयर के आने जाने का रास्ता है। ठीक है, तो अच्छे से जो एयरवे है वो आ जा सकती है इसमें। ठीक है, और जो दूसरा हमारा दिखाया गया है, इसमें थिक जो वॉल है उसकी थिकनेस दिखाई गई है, इसमें मसल्स दिखाई गई है, और रहा जो रास्ता बीच का उसमें भी म्यूकस भरा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जरा सा भी एयर वे का बिल्कुल भी इसमें रास्ता नहीं बचा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है मसल्स जो है वो, कंजस्टेड जो हमारा एयरवे है बिल्कुल ऐसा हो गया, उसमें से एयर आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है, और ये हमारे सिम्टम्स वगैरह दिखाए गए हैं, ये हमारी नॉर्मल एयरवे है, और ये हमारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका है। ठीक है, तो इसमें हमारा की ऑफ अस्थमा अटैक में दिया गया है कि इसमें दिया गया है नियर रोड। तो नियर रोड में देखेंगे हम, एन से क्या हो जाता है, नोज एंड साइनस प्रॉब्लम। अगर जो हमारा जो अस्थमा अटैक होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हमारा नोज, और नोज के अंदर जो साइनस प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से भी ये हो सकता है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी ये चीजें हमें हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, रिपीट इफेक्ट ऑफ इमोशंस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि बार बार उसी तरीके के इमोशंस या बार बार इमोशंस चेंज होना। ठीक है, इसकी वजह से भी अस्थमा अटैक हमारा हो सकता है। और इसमें एक्यूपेशनल फैक्टर जो होते हैं जैसे कि डस्ट है, केमिकल्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा रीजन में रह सकते हैं हमारे अस्थमा अटैक होने के। और एलर्जिक चीजें हैं वो तो होती होती हैं इसके अंदर, और ड्रग्स वगैरह अगर हम किसी भी प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं हम ड्रग्स, तो वो भी हमारे अस्थमा अटैक के अंदर रीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें जो हमारा दिया गया है वो है हमारे कॉज और इटियोलॉजी। तो कॉज एंड इटियोलॉजी के अंदर इसमें दिया है कि भाई हमारे जो रीजन जो रहते हैं, देर आर सम फैक्टर विच द रिस्पॉन्सिबल ऑफ अस्थमा। तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे अस्थमा के, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्होंने बता दिया है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज ऑफ द टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड एयर। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है उसका चेंज होना, मोस्टली जो ठंड का जो हमारा जो आ जाती है चीजें, जो ठंड वाला जो फेज आ जाता है, तो वो हमारा अस्थमा का रीजन बहुत जल्दी बनता है, अस्थमा का कोज बहुत ज्यादा होता है। चेंज ऑफ ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी अगर चेंज हो जाती है, यानी कि बहुत ही ड्राई एयर, यानी कि शुष्क हवाएं जो लू वगैरह चलती हैं, तो वो भी हमारे इसके अंदर रहती हैं। ऑस्मोटिक फेयर पोल्यूटेंट हमारा अगर इसके अंदर आ जाता है, तो ऑस्मोटिक में क्या आ जाएगा हमारा,
ऑस्मोटिक में आएगा। इसमें बताया है ऑस्मोटिक पॉल्यूंट में एक तो सिगरेट होती है और इंडस्ट्रियल स्मोक यानी कि हमारे इंडस्ट्री कारखाने कंपनियां उनसे उठता हुआ धुआं है, ओजोन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये जो सारी चीजें होती है हमारी ऑस्मोस्फियर पॉल्यूटेंट्स के अंदर आती हैं। तो ये भी हमारा अस्थमा का कारण होता है। इनसे रिलेटेड कोई भी पेशेंट है, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग वहां पर काम करता है, रेगुलर उसी इन्वायरमेंट में रह करके काम कर रहा है, तो ये ऑस्मोटिक फेयर की वजह से हमारा अस्थमा अटैक होने का बहुत ज्यादा खतरा इसमें होता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा एलर्जन इनहाइलेशन। तो एलर्जन इनहाइलेशन के अंदर आ जाता है हमारा फूड ट्रीटेड विद द सल्फेट, बियर, वाइन एक्सेट्रा। तो इसमें हमारा जो एलर्जिक इनहेलेशन जो हमारी चीजें होती है अगर वो अंदर चली जाए, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहले सल्फेट बताया, बियर और वाइन जो होती है वो हमारी ड्रिंक में आने वाली चीजें हैं। तो ये जो चीजें जाती हैं तो इनसे होती है एलर्जी पैदा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और जब वो एलर्जिक सिम्टम होते हैं तो वो हमारे अस्थमा अटैक के रीजन बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे और भी चीजें दी गई हैं, तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि हमारे और कौन कौन से सिम्टम दिए गए हैं जो हमारे एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो भाई ये इसमें देखेंगे हम अपनी जो हमारी कंडीशन होती है, जो हमारे कोज चल रहे थे उसमें हमारा नेक्स्ट कोज है स्ट्रेस और इमोशंस। अपसेट होने से भी हमारा जो अस्थमा का अटैक है वो आ सकता है। मेडिकेशंस की वजह से जो हमारे बी चेन ब्लॉकर्स जो होते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑडोर्स, जो परफ्यूम, जो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक जो है वो हो सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, पैसिव स्मोकिंग आ जाती है। ठीक है, स्मोक वगैरह करना, अर्बन लिविंग आप रहे ऐसे एरिया में रहिए जहाँ पर दिक्कत हो सकती है पॉल्यूशन की। ठीक है, और रेगुलर आप इस तरीके के ड्रग्स यूज कर रहे हैं, हिस्ट्री आप हिस्ट्री ले सकते हैं एलर्जी के भी, पीछे किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं रही है, उसकी वजह से हमारे जो अस्थमा अटैक है वो हो रहा है। ओबेसिटी, अगर वेट बहुत ज्यादा है और लो बर्थ वेट है, जन्म से ही जो वजन है जो बहुत ज्यादा कम है, तो ये जो चीजें रहती हैं ये हमारे क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर जो है वो माने जाते हैं हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है टाइप ऑफ अस्थमा। जो अस्थमा की जो होती है दो टाइप हमारी पाई जाती है। उसमें पहली टाइप दी गई है वो हमारे एक्सटेनिक्स है, वो हमारी एलर्जिक बोली जाती है, ये कॉमनली पाई जाती है बच्चों के अंदर। और इनस्टिक जो होती है वो नॉन एलर्जिक हमारी होती है, ये कॉमनली पाई जाती है 35 साल से ऊपर की जब एज हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें विजिंग दिया गया है। ठीक है, इसमें चेस्ट का जो है टाइट हो जाना और हमारे एक्सप्रेशंस का लंबा हो जाना और हमारी साउंड की जो होती है, जो हमारी चेस्ट की जो साउंड होती है उसका अलग हो जाना, उसके एक्सप्रेशन अलग हो जाना, कफ वगैरह हो जाना रात को या फिर मॉर्निंग में उठते ही कफ वगैरह ज्यादा हो जाना, डायजेपिनिया यानी कि ब्रेथलेसनेस हो जाना, हाइपोक्सिया ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना और कुछ मिनटों के लिए जो है अस्थमा का अटैक हो जाना, घंटे के अंदर कुछ मिनट के लिए जो है अस्थमा का अटैक हो जाना, यानी कि सांस आना बंद हो जाता है, तो वो हमारा अस्थमा का अटैक होता है, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है। अब आगे हम जानेंगे इसकी जो हमारी फिजियोलॉजी है कि भी किस तरीके से हमारी जो अस्थमा का अटैक होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमारी इसकी फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी को समझेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द एक्सटेनिक्स एलर्जिक। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग दिया है, एक्सटेनिक्स। तो एक्सटेनिक्स हमारी कौन सी बताई गई है, एलर्जिक वाली जो चाइल्डहुड में हो जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें एलर्जिक एंटीजन दिया है इन्होंने और एंटीबॉडीज दिया है। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें आ गई। जो हमारे एलर्जिक और एंटीजन होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं मास्ट सेल, इसके अंदर पाए जाते हैं बासोफिल्स। ठीक है, दोनों मिलते हैं तो क्या क्या चीजें इकट्ठी हो जाती है हमारी केमिकल से, मेल्टोस रिलीज होते हैं, हिस्टामिन होता है। ठीक है, और इसमें प्रोजेस्ट गैलेडिन से या फिर हमारा साइटोकाइनेज और हमारी ल्यूकोट्रिन्स। तो ये सारी चीजें जब हमारी इकट्ठी होती है तो उससे क्या होता है, हमारी ब्रेकियो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेकियल जो नलियां हैं, जो ट्यूब है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वहां पर फिर क्या होगा, डाइजोपिनिया यानी कि जो ब्रेथलेसनेस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि सांस आना जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी इसके अंदर बढ़ेगी। तो ये थी अकॉर्डिंग टू एक्सटेनिक्स। ठीक है, यानी कि एलर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो हमारे एनेस्टिक्स यानी कि नॉन एलर्जिक जो चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है अस्थमा की। तो इसमें हम देखेंगे आगे नॉन में क्या जाता है, इट्स बीइंग विद बोथ ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक रिस्पांस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों रिस्पांस होता है। पैरासिम्पैथेटिक और जो सिम्पैथेटिक होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का रिस्पांस होता है। तो इसमें देखेंगे कि जब हमारा नर्वस सिस्टम का रिस्पांस जो है वो आगे जाकर क्या हेल्प करता है इस चीज के अंदर। तो इन्होंने जो बताया है इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, ये हमारा सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथेटिक जब नर्व सिस्टम का जब रिस्पांस होगा तो क्या रिलीज होगा हमारा, उसमें होगा जो हमारा एक्टेलोलॉन्स जो हमारी जो केमिकल्स होता है वो होगा, और जो हमारा सिम्पैथेटिक है उसके अंदर सेटिमुलेट होगा हमारा अल्फा, और जो हमारा एड्रेनर्जिक जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे रिलीज होंगे। तो रीजन क्या होगा, दोनों में से ही हमारा ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो ब्रेकियल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो हमारा
जो एयरवे होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डाइजोफिनिया यानी कि सांस लेने में, यानी कि जो हमारी ब्रेकियल्स जो होती है उनके अंदर सूजन हो जाएगी, उसकी जो वाल होती है उनकी मोटाई बढ़ जाएगी, म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी जो सक्शन एरिया होता है, जो सांस लेने का जो एयरवे होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2 टाइप थी। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर जो है ये पार्ट 1 है हमारा अस्थमा का, इसके अंदर हम इतना ही करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट जो है, इससे आगे जो हमारा जो इसका दिया गया है अस्थमा का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अस्थमा के, तब तक के लिए बाय बाय।